हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, केंद्र राज्य संबंध पर हमारा क्लास स्टार्ट हो गया था, तो आज उस पर हमारा दूसरा क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध पे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 246 के बारे में, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि आर्टिकल 246 के अंदर ये उल्लेखित है कि संघ सरकार संघ सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उस पर विधि बनाएगी, राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उस पर विधि बनाएगी, और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों ही क्या करेंगे, विधि बनाएंगे। पर प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो संघ सरकार की विधि को। अब आप यहाँ पर मैंने एक और बात बताई थी कि आर्टिकल 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची का भी उल्लेख है। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, 3 लिस्टों का उल्लेख किया गया है। तो जो 3 लिस्ट है वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब संघ सूची के अंतर्गत संघ को विषय दे दिए गए हैं, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य को विषय दे दिए गए हैं कि आप इन विषयों पर विधि बनाइए, संघ को दे दिए गए हैं जो विषय उस पर संघ विधि बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो विषय डाले गए हैं उस पर संघ और राज्य दोनों विधि बनाएगी। इस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया गया। तो शक्तियों का जो विभाजन किया गया उसका आधार क्या था, ये आज का मेन हमारा टॉपिक है। तो शक्तियों का जो विभाजन किया गया उसका आधार था 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो शक्तियों के विभाजन 3 प्रकार का है। ठीक है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो देखो, विधायी, तो विधायी में क्या है कि जो संघ के अंतर्गत जो भी विषय है, जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, रक्षा हो गया, परिवहन हो गया, तो संघ के अंतर्गत जो विषय हैं उस पर विधि निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो विषय हैं, जैसे हो गया कृषि हो गई, भूमि हो गई, उस पर किसको अधिकार है, विधि निर्माण का, तो राज्य सरकार को। अब प्रशासनिक आधार, तो प्रशासनिक अधिकार का मतलब कि संघ के अपने प्रशासनिक अधिकारी होंगे, राज्य के अपने प्रशासनिक अधिकारी होंगे। जैसे कि IAS हो गया संघ के, PCS हो गए राज्य के। तो इसमें क्या है कि जो भी विषय है संघ के अंतर्गत उस पर प्रशासन का अधिकार संघ सरकार को है, और राज्य के अंतर्गत जो विषय है उस पर प्रशासन का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। अब वित्तीय आधार हम देखें तो देखो, संघ के अंतर्गत जो विषय है उस पर कर कौन लगाएगा, संघ सरकार लगाएगी, कर वसूलेगी भी, और उस कर का उपयोग भी कौन करेगी, तो संघ सरकार करेगी। और राज्य के अंतर्गत जो विषय है उस पर कर राज्य लगाएगी, राज्य कर वसूलेगी और उसका उपयोग भी करेगी। ठीक है, तो ये क्या तीन आधार हो गए शक्तियों के विभाजन के। अब केंद्र राज्य संबंध में हम सबसे पहले विधायी संबंध पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य का विधायी संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि भारतीय संघीय शासन में क्या है, केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संघीय शासन है उसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है राज्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संघीय शासन है वो कहाँ से प्रभावित है, तो कनाडा के संघीय शासन से। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी संबंध, केंद्र और राज्य का विधायी संबंध। तो केंद्र राज्य का विधायी संबंध जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ भी हम देखेंगे कि केंद्र को क्या हो रहा है, ज़्यादा शक्तियाँ मिल रही हैं। तो देखिए, तो पहला है, अगर हम देखा जाए तो पहला क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं, तो केंद्र के पास है। मतलब कि विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियाँ के अवशिष्ट शक्तियों पर जो विधि निर्माण होगा वो कौन करेगा, तो केंद्र करेगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। क्योंकि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे जो विषय हैं जिनके बारे में हर विषय को हम संविधान में नहीं लिख सकते, तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, तो उन विषयों पे जो विधि बनाएगी वो कौन बनाएगी, तो वो बनाएगी हमारी संघ सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, तो विधायी संबंध में हम पहले देख रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो यहाँ भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि केंद्र क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, समवर्ती सूची को ले लीजिए। तो समवर्ती सूची में क्या है कि प्राथमिकता किसको दी जा रही है, तो प्राथमिकता संघ को दी जा रही है। संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, पर प्राथमिकता किसको दी जा रही है, संघ को दी जा रही है। तीसरा, संसद क्या है कि राज्य सूची के विषय पर भी विधि निर्माण करेगी, संसद राज्य सूची के विषय पे भी विधि निर्माण करेगी। तो विधायी संबंध में हम 3 चीज देख रहे हैं। अब संसद विधि निर्माण करेगी राज्य सूची के विषय पर, तो यहाँ भी स्पष्ट दिख रहा है कि क्या है, संसद क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि राज्य सूची के विषय में भाई क्यों ये विधि निर्माण करेगी, तो देखो, तो इसका वर्णन आर्टिकल 249, 252 और 253 इन तीनों के अंतर्गत हमें समझ में आएगा आखिर क्यों संसद
राज्य सूची के विषय पर भी विधि निर्माण करेगी। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और फिर आगे चलते हैं। आर्टिकल 249, 252 और 253 को समझते हैं। आखिर क्या कारण है जिसके अंतर्गत संसद क्या कर रही है, राज्य सूची के विषय पर भी विधि निर्माण कर रही है। तो केंद्र राज्य संबंध पे हम पहले देखते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध, तो देखो विधायी संबंध का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक हमें मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 245 में ये बोला गया है कि देखिए विधि निर्माण की जो शक्तियों का विभाजन है, मतलब विधि निर्माण की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन 3 भागों में विधि निर्माण की शक्ति को विभाजित कर दिया गया, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संघ के विषय पे संघ सरकार विधि बनाएगी, राज्य के विषय पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों ही विधि का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां पर राज्य के विषय पर भी संघ सरकार क्या कर रही है, विधि का निर्माण कर रही है। तो आखिर वो परिस्थिति आखिर है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद विधि का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 245 में हमें ये देखने को मिलता है जहां पर राष्ट्रीय हित के आधार पर, राष्ट्रीय हित के आधार पर मतलब कि देखो क्या है, राज्य सभा को अगर ऐसा लगता है राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, आपको तो पता ही उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल को, राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कुछ विषय हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेती हूँ कि मान लो कृषि राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार को ऐसा लगता है, राज्य विधानमंडल को ऐसा लगता है कि नहीं, राज्य जो कृषि है वो राष्ट्रीय हित से संबंधित है। देखो राष्ट्रीय हित के विषय, राष्ट्रीय हित के अंतर्गत वो किस विषय को रखेगा, किस विषय को राज्य सरकार राष्ट्रीय हित से जोड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उनमें से कुछ विषय कैसे हैं, राष्ट्रीय हित से संबंधित है, तो वो क्या करेगा, संसद को खुद ये अधिकार दे देगा कि आप इस पे क्या करेंगे, कानून बनाइए। देखिए आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। लेकिन याद रखिएगा कौन दे रहा है, तो राज्यसभा किसको अधिकार दे रहा है, तो संघ सरकार को। क्यों दे रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उनमें से उसने कुछ विषय खुद से, वो खुद डिसाइड करेगा। वो कौन करेगा, राज्य सरकार खुद डिसाइड करेगी कि आखिर राष्ट्रीय हित का विषय कौन है। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कृषि को अगर उसे लगता है, भूमि लगता है कि भूमि क्या है कि राष्ट्रीय हित से संबंधित विषय है, तो वो क्या करेगी, किसको देगी, उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दे देगी। लेकिन राष्ट्रीय हित पे वो विषय है या नहीं, तो राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय हित का विषय क्या है, ठीक है, इस पर राज्य खुद ही विचार करेगा। ठीक है, वो राज्य का मामला है। तो अब क्या है कि चलो संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार वो दे देगी, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि राज्यसभा अपनी उपस्थित एवं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। देखिए यहाँ पर कुल सदस्यों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर राज्यसभा में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत की बात हो रही है। देखिए राज्यसभा में टोटल कितने हैं, 245 सदस्य हैं। अब ये ध्यान रखना है किसी भी सदन की कार्रवाई जब तक वहाँ पे गणपूर्ति ना हो तब तक वो प्रारंभ नहीं हो सकती। गणपूर्ति का मतलब किसी भी सदन में टोटल जो सदस्य होते हैं ना उनका 1/10 उपस्थित अगर जब तक नहीं होंगे तब तक क्या होगा कि कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी सदन की। तो देखिए कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए क्या है, 1/10 होना ही चाहिए टोटल सदस्य के। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 25 सदस्य हो जाएंगे। तो जब तक ये 25 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। तो मान लो 25 हो गए, मान लो 40 सदस्य उपस्थित है या 60 उपस्थित है, कोई भी उपस्थित, 25 तो रहना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो मान लो कि 40 सदस्य क्या है राज्यसभा में उपस्थित है, तो 40 का जब तक 2/3, ठीक है, 40 का जब 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, तो अगर क्या करना है, अगर राज्य विधानसभा को कोई विषय पर
कोई विषय को वो राष्ट्र हित से जोड़कर उस पर कानून बनाने का अधिकार वो अगर संघ सरकार को दे रहा है, तो जो टोटल जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से ही वो क्या करेगा, प्रस्ताव को पारित करेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया अगर मान लो 40 सदस्य उपस्थित है तो उसका 2/3 बहुमत उसको मिलना चाहिए और उस बहुमत से ही क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि देखिए कि भारत में हमारे यहाँ कोई भी जो विधि निर्माण है संसद के किसी एक सदन के द्वारा विधि का निर्माण नहीं होता, दोनों सदनों में क्या होता है, प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब इसका भी क्या कारण है? तो कारण ये है कि जो राज्यसभा है वो राज्य के लोगों का क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है, और संघ जो सरकार है, लोकसभा है, वो लोगों के मुद्दे का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो देखो, तो संघ सरकार के द्वारा अगर मान लो कोई विधि बना दी गई, ठीक है, तो वो संसदीय ढांचे के खिलाफ ना हो, इसीलिए वो किससे सहमति लेती है, राज्यसभा से सहमति लेती है। तो अब क्या है, मान लो विधि बन गई, ठीक है, कृषि का मुद्दा मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो कृषि को मान लो राज्य ने किससे जोड़ा, राष्ट्रीय हित से जोड़ा, और 2/3 बहुमत से ये प्रस्तावना को क्या कर दिया, पारित करा के संघ सरकार अब इस पे क्या बना दी, विधि बना दी। अब इस विधि का कार्यकाल कितने का होगा, तो 1 वर्ष का होगा, ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। लेकिन अगर 1 वर्ष के बाद ऐसा लगता है राज्य को या संसद को कि क्या करना पड़ेगा, ये विधि और आगे बनाई रखनी चाहिए, तो फिर से क्या किया जाएगा, यही 2/3 बहुमत से फिर से क्या किया जाएगा, इसी प्रस्तावना को पारित किया जाएगा। तो फिर ये विधि क्या होगी, 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ जाएगी, अर्थात एक बार में 1 वर्ष। इसको चाहे तो बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, ठीक है, एक बार में, लेकिन 1 वर्ष ही आगे बढ़ेगी, फिर एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। तो अगर आगे बढ़ाना है तो बार बार क्या करना पड़ेगा, संसदीय प्रस्तावना पारित करना पड़ेगा। ये 2/3 बहुमत से इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई विधि 2020 से 21 रही, फिर 21 से 22, फिर 22 से 23 और 23 से 24, और 24 ये दिसंबर में क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, ठीक है। तो दिसंबर में समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव 6 माह तक रहेगा, मतलब कि जून 2025 तक इसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों रहेगा कि इसका प्रभाव 6 माह तक, जैसे समाप्त तो हो गई है दिसंबर में, लेकिन इसका प्रभाव 6 माह तक इसलिए रहेगा क्योंकि देखो राज्य सूची के विषय पर ही संसद ने क्या बनाया, कानून बनाया। तो हो सके अब उस पे जैसे इसका प्रभाव खत्म हो गया, तो मान लो कृषि का ही मुद्दा लेते हैं, तो कृषि पे कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी, या फिर हो सके संसद ही कोई और विधि निर्माण करे उस पर, तो इस पर टाइम लगता है, इसीलिए क्या होगा, 6 माह तक ये इसका प्रभाव बना रहेगा। अब ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिस पर क्या होगा, राज्य सूची के अंतर्गत विषय हैं पर कानून कौन बना रहा है, तो संघ सरकार बना रही है। तो उसमें हम देखेंगे अब आर्टिकल 252। आर्टिकल 252, तो आर्टिकल 252 के अंतर्गत भी राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण संसद करेगी। लेकिन ऐसा क्यों करेगी, देखो ऐसा कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों ने संसद से अनुरोध किया हो। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों ने संसद से अनुरोध किया है कि आप इस विषय पर क्या करो, विधि का निर्माण करो। लेकिन आप विचार करें कि आखिर राज्य क्यों अपनी शक्तियों को कम करेगी, क्यों वो अपना जो अधिकार है वो संसद को दे रही है विधि निर्माण का। कारण क्या है, तो कारण ये है कि देखो अब कुछ विषय ऐसे होते हैं ना, राज्य सूची के अंतर्गत कुछ विषय ऐसे हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रहे हैं, जैसे भूमि हो गया, ठीक है, भूमि से क्या हो रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ रहा है, जंगल हो गया, जल हो गया। अब नदी तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य की हो नहीं सकती है। तो अब क्या है कि इन विषय पे विधि निर्माण राज्य अपने अपने राज्य में करेगी, लेकिन टकराव होना संभव है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, राज्य क्या करता है, अनुरोध करता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करेंगे संसद को कि आप क्या करो, इस पे विधि का निर्माण करो। लेकिन याद रखिए इसमें वो कंडीशन नहीं है कि 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। तो अब विधि निर्माण करेगी, तो विधि निर्माण जब हो जाएगा
तो इस पे क्या है, संशोधन और इसकी समाप्ति अब राज्य के अधिकार में नहीं रहेगा। अब इस पे जो संशोधन और समाप्ति अगर करना होगा तो वो कौन करेगी, संसद ही करेगा। ठीक है, राज्य का कोई हक नहीं है कि उसमें संशोधन करे या समाप्ति लाए। ठीक है, अब ऐसा कुछ इसमें कार्यकाल है नहीं कि कितने वर्ष तक ये विधि लागू होगी। जब तक संसद चाहेगा वो लागू रहेगी, उसका मन करेगा समाप्त करने का तो करेगा, संशोधन करने का मन करेगा तो संसद ही करेगा, राज्य का कोई अधिकार नहीं है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक ने मिलकर क्या किया, अनुरोध किया कि भूमि सुधार अधिनियम पर क्या करे, संसद विधि बनाए। अब कुछ वर्ष के बाद गोवा भी इससे जुड़ना चाहता है तो गोवा क्या करेगा, आराम से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो और भी अन्य राज्य जुड़ना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। अब आर्टिकल 253 देखते हैं जिसके अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर क्या कर रही है, तो संघ सरकार कानून बना रही है। तो चलते हैं आर्टिकल 253 पे। आर्टिकल 253 इसके अंतर्गत भी क्या है, संसद क्या करेगी, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। तो आखिर आर्टिकल 253 किसकी बात करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए संसद क्या करेगी, राष्ट्रीय सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण करेगी। तो देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलन के अंतर्गत जो समझौता किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, उसको लागू करने के लिए क्या करेगी, संसद राज्य सूची के विषय पर भी क्या करेगी, विधि का निर्माण करेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए जल राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या होता है, जल पर समझौता होता है, तो इस पर जो विधि का निर्माण कौन करेगी, फिर संसद करेगी। तो संसद जब विधि बनाएगी तो यह विधि समूचे भारत पे भी लागू कर सकती है वो, या फिर वो किसी विशेष क्षेत्र पर ही लागू करेगी। वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरे भारत पे लागू करे या किसी विशेष क्षेत्र पर लागू करे। अब आर्टिकल 250 देखते हैं। आर्टिकल 250, तो 250 आपातकाल की बात करता है। मतलब कि आपातकाल के दौरान क्या होगा, जो संसद है वो क्या करेगी, राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी। तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी तो कब कर रही है, आपातकाल के दौरान भी कर रही है। तो आपातकाल के दौरान क्या होता है कि शक्ति का जो विभाजन है वो निलंबित हो जाता है। मतलब कि राज्य सूची भी कैसी बन जाती है, समवर्ती सूची की तरह। उस पर कौन विधि का निर्माण करेगा, तो संघ सरकार करेगी। शक्ति का देखिए राज्य विधानसभा रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है, शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाता है। कौन निलंबित करता है, तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, और शक्ति का विभाजन क्या कर देते हैं, पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि संघीय शासन प्रणाली जो है वो एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। आपको बताया था शासन प्रणाली में एक संघीय शासन प्रणाली और क्या बताया था, संघात्मक और एकात्मक। तो एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है कि शासन का केंद्र एक होता है, ठीक है, सेंट्रल केंद्र सरकार ही क्या होती है, पूरे देश पर क्या करती है, शासन करेगी। मतलब कि पूरे देश पर फिर किसका कानून चलेगा, केंद्र का। संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। विधि निर्माण का कार्य कौन करेगी, संसद की शक्ति का विस्तार हो जाएगा। तो आपातकाल के दौरान किसकी शक्ति बढ़ रही है, संसद की शक्ति बढ़ रही है। वो राज्य की सूची के विषय पर भी कौन कानून बनाएगा, तो संसद कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 249, 252, 253 और 250 इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि संसद क्या कर रही है, राज्य सूची के विषय पर क्या कर रही है, विधि का निर्माण कर रही है। और यहाँ हमें ये भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संसद क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है केंद्र से। लेकिन अब हम आगे इसमें और देखेंगे आर्टिकल 200 और आर्टिकल 254, जहाँ पर संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर रही है। आर्टिकल 254 जहाँ पर समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें क्या है कि राज्य और संसद दोनों ही विधि का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों में क्या होगा, मतभेद होगा विधि निर्माण के लिए, तो किसको मिलेगा इम्पोर्टेंस, तो किसको मिलता है, संसद को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जब राज्य विधानसभा कोई विधि बनाती है, तो आपको पता है हर राज्य में राज्यपाल है, तो राज्यपाल को कौन सेलेक्ट करता है, तो राज्यपाल किसके व्यक्ति है, संसद के व्यक्ति, वो निर्वाचित तो नहीं होते। तो संसद का रिप्रेजेंटेटिव है ये राज्य में, ठीक है, राज्य में ये संसद का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब क्या है कि राज्यपाल व्यक्ति हो गए संसद के, तो वो क्या करते हैं, राज्य की विधि को क्या कर देते हैं, रोक सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं
किसके लिए रोक सकते हैं कि राष्ट्रपति के राय के लिए, ठीक है। अब राष्ट्रपति के राय के लिए उन्होंने क्या किया, विधि को रोक दिया। तो आरक्षित विधि पर अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तब क्या होगा, प्राथमिकता फिर संसद के विधि को नहीं मिलेगी, फिर किसकी विधि को मिलेगी, तो राज्यसभा की विधि को। लेकिन संसद को ये अधिकार है कि वो बाद में इस विधि में परिवर्तन कर देगी, ठीक है, बाद में वो इस विधि में परिवर्तन कर सकती है संसद, ठीक है। अब अनुच्छेद 200 में देखते हैं आगे, आर्टिकल 200 में देखते हैं कि राज्य की विधायी शक्ति में आखिर आगे और क्या समस्या आ रही है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करे उसे रोका जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करे उसे रोका जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। हकीकत में राज्यपाल क्या कर रही है, हर विधि को रोकती है। हकीकत में राज्यपाल हर विधि को रोकती है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कि देखो, अब राज्य का जो विषय है उस पर राज्य सरकार का अधिकार है कानून बनाने को, उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो आखिर राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन हकीकत में हस्तक्षेप उनका है। इसकी आलोचना भी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं राज्य की जो शक्ति है, विधायी शक्ति, उसके ऊपर, ठीक है। तो विधि निर्माण की शक्ति पे राज्यपाल का अतिक्रमण है, ऐसी आलोचना है, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन आर्टिकल 200 में ये साफ साफ बोला गया है कि उच्च न्यायालय की शक्ति को अगर सीमित कर रहा है ऐसा कोई विधेयक तो उसे ही रोका जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि जैसे कि देखिए, पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, ये सब किसके विषय हैं, तो राज्य के विषय हैं। तो इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब तमिलनाडु सरकार ने एक कानून बनाया, एक विधि लाई कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो लागू नहीं करेंगे वो, ठीक है। दूसरा बात क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, विश्वविद्यालय में वीसी के नियुक्ति पर राज्यपाल की भूमिका नहीं रहेगी, ऐसा डिसाइड किया गया। अब इन दोनों विधि को राज्यपाल ने क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है, रोक दिया। अब ये क्यों रोका, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए रोका, आरक्षित कर दिया इस विधि को। अब ध्यान ये देना है बच्चों कि देखिए, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये प्रधानमंत्री के व्यक्ति हो गए, इनका संबंध किससे है, संसद से है। तो राज्य पे क्या है, एक तरह से राज्यपाल को जो नियुक्त करके भेजा गया है, इसका मतलब क्या है, राज्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए भेजा गया है। अब प्रधानमंत्री को मान लो किसी विधि को नहीं चाहते वो पास लागू हो, ठीक है, तो जैसे ही राज्य विधानसभा कोई विधि बनाएगी वो क्या बोलेंगे राज्यपाल को कि उस विधि को रोक दो, रोक देगी। अब क्या है, लेकिन अगर राष्ट्रपति विचार करने के बाद अनुमति दे देते हैं, ठीक है, तो आरक्षित विधि क्या हो जाएगी, फिर लागू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा विधि को अनुमति दिया जा रहा है, कैसी विधि को, राज्यपाल द्वारा आरक्षित विषय पर। तो ये इसका संबंध किससे, आर्टिकल 201। तो देखिए, तो ऐसी विधियां क्या होंगी, फिर लागू हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, बाद में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपने विधायी शक्तियों में देखा कि किस प्रकार संसद क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य के अकॉर्डिंग, और संसद क्या कर रही है, राज्य के भी विषय पर क्या कर रही है, विधि का निर्माण कर रही है। अब यहाँ पर राज्यपाल का, जहाँ तक मैंने एग्जाम्पल देके समझाया कि विधेयक में तो यही लिखा हुआ है कि ऐसे ही विधेयक का क्या होगा, रोका जाएगा जो उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करा, पर राज्यपाल हर विधि को रोकते हैं, ठीक है। ये हकीकत है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इस पर आलोचना भी होता है। तो ये रहा विधायी शक्ति। अब पढ़ेंगे हम प्रशासनिक शक्ति। तो प्रशासनिक शक्ति का जो है, प्रशासनिक संबंध जो है राज्य और केंद्र का, उस पर कल का क्लास रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।